हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तनु और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 6 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं फॉर आवर सीयूईटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को ऑप्ट करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पर कहती है कि लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब यहाँ लैंड यूज रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? जैसे अलग अलग तरह के लैंड होते हैं और उनको अलग अलग चीज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट लैंड, बैरन लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, करंट फैलो लैंड, इस तरह के। और इन्हीं सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कौन करता है? लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, द सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन इंडिया। ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ। Any land which is left fallow for more than 1 years for more than 5 years is included in which category? अब यहाँ पर हम अलग अलग तरह के इस चैप्टर में लैंड यूज देखेंगे कि कौन को कितने तरह के लैंड है और उनमें डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पर पूछा है कि वो लैंड जो 5 या फिर 5 से ज्यादा साल के लिए फैलो छोड़ दिया जाए, जिस पर किसी भी तरह का कल्टीवेशन ना किया जाए, उस लैंड को क्या क्या कहेंगे? क्या उसे करंट फैलो लैंड कहेंगे, क्या उसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहेंगे, या उसे फेलो अदर देन करंट फेलो लैंड कहेंगे, या फिर नेट सोन एरिया? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। दिस इज अ लैंड विच इज लेफ्ट फेलो फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर इज नोन एज। अब यहाँ पर पूछा है कि वो लैंड जो या तो 1 साल या फिर 1 से कम साल, मतलब 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए फेलो छोड़ दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? करंट फेलो लैंड, फेलो अदर देन करंट फेलो, नेट सोन एरिया, या फिर बैरन लैंड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करंट फेलो लैंड। उसके बाद अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज। अगेन ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, पूरा फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड जिस पर क्रॉप्स कल्टीवेट की जा रही है, उस फिजिकल एक्सटेंट को क्या कहेंगे? क्या उसे फॉरेस्ट लैंड कहेंगे, क्या उसे लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस कहेंगे, या फिर पेस्चर लैंड, या फिर नेट सोन एरिया? तो उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, नेट सोन एरिया। नेट सोन क्या होता है? नेट सोन एरिया किसे कहते हैं? द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। कि मान लीजिए मेरे पास 20 हेक्टेयर्स का लैंड है और 20 हेक्टेयर लैंड पर जो 100 हेक्टेयर एरिया है ना, वो मैंने खाली छोड़ दिया और बचा हुआ 100 हेक्टेयर पे मैं अपना कल्टीवेशन कर रही हूँ। तो मेरा जो नेट सोन एरिया होगा ना, वो पूरा 200 हेक्टेयर्स नहीं होगा। जो नेट सोन एरिया होगा वो कितना होगा? ओनली 100 हेक्टेयर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चेंजेस अफेक्ट लैंड यूज? द साइज ऑफ इकोनॉमी, हाँ अफेक्ट करता है। कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, इस पे भी तो डिपेंडेंट है ना लैंड यूज, इसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कि भाई किसी जगह पर जो पीपल है, वहां के जो लोग हैं, वो किस सेक्टर पर रिलाय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो टर्शियरी सेक्टर पर रिलाय कर रहे हैं तो लैंड यूज अलग तरीके से होगा। प्राइमरी सेक्टर पे है तो प्रेशर बढ़ेगा लैंड के ऊपर, तो उसका लैंड यूज अलग तरीके से होगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर विल ऑल्सो अफेक्ट द लैंड यूज। तो ये भी सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब यहाँ पर आपको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। CPRs, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, प्रोवाइड फोडर फॉर द लाइवस्टॉक एंड फ्यूल फॉर द हाउसहोल्ड। दो तरह के लैंड होते हैं, एक तो प्राइवेट लैंड और एक होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। प्राइवेट लैंड पर किसकी अथॉरिटी रहती है? इंडिविजुअल या फिर किसी पर्सन की। और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स पर पूरी कम्युनिटी की। तो पहला ऑप्शन कहता है कि CPRs प्रोवाइड फोडर फॉर द लाइवस्टॉक एंड फ्यूल फॉर द हाउसहोल्ड। बिल्कुल सही है। इन रूरल एरियाज सच लैंड इज ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस फॉर लाइवलीहुड ऑफ लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। ये भी बिल्कुल सही है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर विमेन as most of the fodder and fuel collection is done by them। ये भी सही है। CPRs can be defined as the community natural resources। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ई, but here every member do not have the right to access the land। अब यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट है ना, वो इनकरेक्ट हो जाती है, वो है ऑप्शन नंबर ई। इसने कहा है हियर एवरी मेंबर डू नॉट हैव द एक्सेस राइट टू एक्सेस द लैंड। ये बिल्कुल गलत हो जाता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का यही तो फायदा है कि हर इंसान के पास राइट टू एक्सेस रहता है उस लैंड पर। तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, B, C, D। अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट क्रॉप सीजन्स इन द नदर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है। 3 तरह के सीजन्स होते हैं, खरीफ, रबी एंड जैद।
ऑप्शन नंबर बी, द खरीफ सीजन लार्जली कोइंसाइड्स विद द नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि खरीफ सीजन लार्जली कोइंसाइड करता है साउथ वेस्ट मानसून के साथ। अगला ऑप्शन, द रबी सीजन बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ विंटर इन अक्टूबर नवंबर एंड एंड्स इन मार्च अप्रैल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, जैद इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्राई लैंड फार्मिंग। अब यहाँ पर आपको ड्राई लैंड फार्मिंग से रिलेटेड इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि द ड्राई लैंड फार्मिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 95 सेंटीमीटर। अब ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर एनुअल रेनफॉल जो है ना वो लेस देन 95 सेंटीमीटर नहीं होती, वो होती है लेस देन 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर टू, हियर वी ग्रो हार्डी एंड ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज रागी, बाजरा, मूंग एंड ग्राम। तो ऑप्शन जो बी है ना वो तो बिल्कुल सही है, पर ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेटलैंड फार्मिंग। पहली स्टेटमेंट, द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ सोइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर टू, दीज एरियाज ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स सच एज राइस, जूट एंड शुगर केन, ये भी सही है। और करेक्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। In West Bengal, oats, aman, boro are the types of which of the following crops? अब वेस्ट बंगाल के अंदर ओट्स, अमन, बोरो ये जो वर्ड्स हैं ये किस क्रॉप के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं? व्हीट, राइस, पल्सेस या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइस। 3 crops of rice grown in an agricultural year in which of the following state? अभी जस्ट हमने इसे पीछे वाले क्वेश्चन में इसका आंसर देख लिया कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक साल में 3 क्रॉप्स उगाई जाती हैं। क्रॉप तो सेम ही है पर अलग अलग वेराइटीज, ओट्स, अमन एंड बोरो। तो कौन सी स्टेट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी? फैलो लैंड तो लैंड यूज कैटेगरी में आता है। नेट सोन एरिया, ये भी हमने पीछे देखा था कि टोटल फिजिकल एक्सटेंट ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये भी हमने देखा था कि जिस लैंड को 5 से ज्यादा साल के लिए फैलो छोड़ दिया जाए उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। पर यहाँ पर जो मार्जिनल लैंड है ना ये किसी भी तरह की कोई भी लैंड यूज कैटेगरी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल लैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग? रागी, ये तो ग्रो की जाती है क्योंकि इसको ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है, ग्राउंड वाटर भी कल्टिवेट की जाती है, ज्वार भी। पर यहाँ पर जो ये शुगर केन है ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और ये वेटलैंड फार्मिंग के अंडर ग्रो की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ व्हीट एंड राइस वर डेवलप्ड? ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया था इंडिया के अंदर तो हम व्हीट और राइस का कल्टीवेशन बढ़ाना चाह रहे थे ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर, और हमने देखा था कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में किस तरह ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद व्हीट और राइस का कल्टीवेशन बढ़ा, क्योंकि ये जो व्हीट और राइस के जो सीड्स है ना ये HYV सीड्स थे। पर ये किस कंट्री से इंडिया के अंदर आए थे तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है, या यूएस एंड जापान है, या मैक्सिको एंड फिलीपींस है, या फिर मैक्सिको एंड सिंगापुर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको एंड फिलीपींस। द अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबरिका आर द वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जैसे हमने देखा था ना कि ओस, अमन और बोरो राइस की वेराइटीज है, वैसे ही अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबरिका किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? टी को, टी की वेराइटीज को, राइस की वेराइटीज को, ग्राम या फिर कॉफी? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉफी। India ranks dash in the production of coffee in the world and produces 3.17% of the total world production. अब इंडिया कॉफी के प्रोडक्शन में कौन सी रैंक होल्ड करता है? 6th, 7th, 8th या फिर 9th? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8th। Which of the following state accounts for more than 2/3 of the total production of coffee in the country? अब सीधा सीधा ये पूछा है कि इंडिया के अंदर वो कौन सी ऐसी स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी है, यही नहीं बल्कि 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ हर कंट्री उसी स्टेट में होता है। तो वो क्या तमिलनाडु है, क्या केरला है, क्या कर्नाटका है, या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। Which of the following state accounts for about 53.2% of the total cropped area and contributes more than half of the total production of tea in the country? अब यहाँ पर आपको स्टेट का नाम बताना है जिसमें हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी होता है। क्या वो वेस्ट बंगाल है, क्या वो असम है, क्या वो ओडिशा है, या फिर कर्नाटका? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। Which of the following state produces 2/5 of the sugarcane of the whole country? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार या फिर पंजाब? अगेन इजी क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूपी। महाराष्ट्र जो है वो सेकंड नंबर पे आता है शुगर केन के कल्टीवेशन में।
Dash is the second important pulse crop in the country. It is also known as red gram और pigeon pea. ये कौन सी ऐसी पल्स है जिसे रेड ग्राम या फिर pigeon pea भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तूर या फिर अरहर. Which one of the following is the main form of degradation on irrigated areas? Gully erosion, salinization of soil, wind erosion या फिर siltation of land. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, salinization of soil. Cotton needs a frost-free time period of how many days? Again easy question है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 210 frost-free days. The cultivation of watermelon, cucumbers, vegetables and fodder crops is done on irrigated land during which season? खरीफ, रबी, जैद या फिर ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैद. इन इंडिया सीरियल्स ऑक्यूपाई हाउ मच क्रॉप्ड एरिया इन आवर कंट्री? 34%, 44%, 54% या फिर 64%. यहाँ पर अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो सीरियल्स टोटल इंडिया का टोटल कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 54%. Which department is meant for measuring the geographical area of the administrative units? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी, सर्वे ऑफ इंडिया. यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वे ऑफ इंडिया. इरिगेशन कवर्स ओनली अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन आवर कंट्री. अब इरिगेशन जो है कितना एरिया कवर करती है अपनी कंट्री का? 23% जिस पर इरिगेशन हो रहा है टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का, 33% पर इरिगेशन हो रहा है, 44% या फिर 13%. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33%. तो ये थी आज की हमारी वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.